नमस्कार दोस्तों, क्या अमेरिका जैसा बड़ा और ताकतवर देश अपने सभी हथियारों को तैनात करके, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल हैं, ऐसा अमेरिका 70 से भी ज्यादा वर्षों से जापान की चौकीदारी कर रहा है? ऐसे कौन कौन से देश थे जो जापान के हमलों का शिकार बने और जिनसे जापान को अब खतरा हो सकता है? कैसे इस एक ट्रीटी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि फिर कभी जापान पर हमला नहीं हुआ? इस ट्रीटी की पूरी डिटेल्स और इससे जापान और अमेरिका को क्या फायदा हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इतिहास का पहला और एकमात्र परमाणु हमला किया गया था अमेरिका द्वारा और यह किया गया था जापान के ऊपर। जापान के ऊपर 6 और 9 अगस्त 1945 में 2 परमाणु हमले हुए, जिनसे जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गए। अमेरिका को सारी दुनिया में अपने हथियारों का डर फैलाना था और इसीलिए इस हमले के लिए बहाना यह बनाया गया कि यही एकमात्र रास्ता था दूसरे विश्व युद्ध को खत्म करने का। कोई और देश होता तो अगले 100 वर्षों तक भी अमेरिका से बदला लेने की ही सोचता रहता, लेकिन जापान ने तरक्की का रास्ता चुना। जापानी लोगों ने अपने देश को फिर से एक शानदार और इंडस्ट्री के मामले में टॉप का कंट्री बनाने के लिए अहम फैसले किए। इसमें सबसे अहम फैसला जिसने दुनिया को चौंका दिया था वो था अपनी सुरक्षा और हथियारों के लिए सारा पैसा बर्बाद करने की जगह यह जिम्मा अमेरिका को दे दिया। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो जापान ने अपने हमलावर देश को ही अपना चौकीदार बना दिया। 1952 में यह ट्रीटी जापान और अमेरिका के बीच साइन हो गई थी। इसमें कहा गया था कि जब भी कोई देश जापान पर हमला करेगा तो यह हमला अमेरिका पर समझा जाएगा और यह अमेरिका का युद्ध बन जाएगा। साथ ही अगर जापान में कोई आंतरिक या इंटरनल विद्रोह होता है तो उसे दबाने में भी अमेरिका इंटरफेयर करेगा। हालांकि इस इंटरनल इंटरफेरेंस वाले क्लॉज को 1960 में बदलाव करके हटा दिया गया। अमेरिका को जापान में परमानेंट मिलिट्री बेस बनाने की इजाजत मिल गई थी। साथ ही जापान के ऊपर यह पाबंदी थी कि वह किसी तीसरे देश को अपने यहां मिलिट्री के अड्डे नहीं बनाने देगा। जापान वैसे भी लड़ाई झगड़े से दूर रहने की ठान चुका था, तो यह उसके लिए बिल्कुल आसान फैसला था। अब सवाल उठता है कि दोनों देशों को यानी कि जापान और अमेरिका को इस ट्रीटी से क्या फायदा हुआ? जापान अब अपनी खराब हो चुकी इकोनॉमी को सुधारने पर सारा पैसा और सारा ध्यान लगा सकता था। उसे किसी भी बाहरी देश से आक्रमण का कोई डर नहीं रह गया था। अगर आपको लगता है कि एक समुद्र से घिरे हुए टापुओं का देश यानी कि जापान के ऊपर कौन हमला करेगा, वहां तो कच्चा तेल यानी पेट्रोलियम भी नहीं निकलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जापान चाइना को 1885 में युद्ध में हरा चुका था। 1905 में जापान ने रशिया को भी हरा दिया था। प्रथम विश्व युद्ध में तहलका मचा दिया था जापान ने। हंगरी और जर्मनी पर हमले किए थे। आज भले ही जापान एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं रखता हो, लेकिन दुनिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर जापान ने ही बनाया था। जापान की नेवी इतनी एडवांस थी कि दुनिया के बड़े बड़े देश उससे कांपते थे। 1937 में भी जापान ने चाइना को हराकर उसके एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। दूसरे विश्व युद्ध में भी जापान ने थाईलैंड, हांगकांग, मलाया, सिंगापुर, फिलीपींस पर कब्जा कर लिया था और यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया पर भी जबरदस्त हमला किया था। यहां तक कि जापान भारत के इंफाल और कोहिमा के इलाकों तक भी पहुंच गया था। जब अमेरिका के पर्ल हार्बर पर भी हमला हुआ और अमेरिका ने 1945 में जापान पर परमाणु हमला किया, तब जाकर जापान शांत हुआ था। इससे पहले कभी कोई देश जापान में अंदर घुसने का साहस भी नहीं कर पाया था। साफ शब्दों में कहें तो जापान ने अपने चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन बना लिए थे, जिनमें चाइना और रशिया भी शामिल थे। लेकिन 1952 की अमेरिका के साथ की गई ट्रीटी के मास्टर स्ट्रोक से जापान ने हमेशा के लिए अपने आप को सुरक्षित कर लिया। कोई देश हमला करेगा तो अमेरिका बेचारा उससे लड़ता रहेगा, जापान को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन इस ट्रीटी से अमेरिका को क्या मिला? अमेरिका को जापान में परमानेंट मिलिट्री के अड्डे बनाने को मिल गए, जिससे दुनिया में कोई भी अमेरिका के परमाणु हमले पर उंगली नहीं उठा सका। और दूसरा, इससे अमेरिका एक महाशक्ति, एक सुपर पावर के रूप में स्थापित हो गया। अब अमेरिका दूर तक पूर्व दिशा में जापान की धरती से वहां के हर देश पर अपना दबदबा दिखा सकता था।
हालांकि जापान अमेरिका के इतने सारे नेवी के जहाजों पर होने वाले खर्चे का कुछ हिस्सा दे देता है, लेकिन इससे जापान के ऊपर कुछ खास बोझ नहीं पड़ता है। ना तो जापान को हजारों तरीके के हथियार बनाने या खरीदने पड़ते हैं और ना ही युद्ध होने की टेंशन ही लेने की जरूरत पड़ती है। वर्तमान के अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जरूर थोड़ा बहुत इस ट्रीटी के खिलाफ हैं। उनका सबसे बड़ा आरोप यह है कि ट्रीटी के अनुसार अमेरिका को तो जापान के बचाव में हर बार आना पड़ेगा, लेकिन जापान के ऊपर यह पाबंदी नहीं है। जरूरी नहीं है कि जापान भी अमेरिका के ऊपर हुए हमले में साथ देने आए। खैर, अभी तक ये ट्रीटी सलामत है और भविष्य में भी अमेरिका द्वारा जापान की चौकीदारी जारी रहेगी। दोस्तों, आपकी इस ट्रीटी के बारे में क्या राय है? क्या जापान का यह ट्रीटी करने का फैसला वाकई जापान के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है या जापान एक कमजोर देश के रूप में बदनाम हो गया है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।